Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है रिगार्डिंग द फिजिक्स MCQs मैराथन और आज की वीडियो में जो है वी गोना डिस्कस आवर नेक्स्ट यूनिट विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वर सेइंग कि इस यूनिट के भी क्वेश्चंस जो हैं जो MCQs हैं उनको डिस्कस किया जाए. ऑल्दो दिस यूनिट इज़ वेरी ह्यूज, हमको पता है इट्स वेरी वास्ट. तो आज की वीडियो में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करते हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं के ही हम MCQs डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. सो जो फर्स्ट टॉपिक है इन दिस लाइन इज़ हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्ट क्यों? बिकॉज अगर हम देखें 2016 का पेपर, 17 का पेपर या फिर जो मेरिटोरियस के पेपर्स हैं PGT लेवल के, उन सब में जो है हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन ज़रूर है. सो जब आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म प्रिपेयर कर रहे हो आपको हॉल इफेक्ट ये टॉपिक को ज़रूर करना है. ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से इस टॉपिक में फॉर्म होते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हॉल इफेक्ट इज क्लियरली विजिबल इन. सो वो कौन से मटेरियल्स हैं जिनमें हॉल इफेक्ट क्लियरली विजिबल है? 4 ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड. जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, जो हॉल इफेक्ट है दैट कैन बी क्लियरली सीन इन सेमीकंडक्टर्स. सो द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज जो हॉल कोफिशिएंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. और जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं दे आर मोस्टली अवेलेबल इन सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की, जहाँ फ्री चार्ज कैरियर्स जो हैं दे मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड व्हेन सफिशिएंट एनर्जी इज प्रोवाइडेड. सो इस तरीके से जो हॉल इफेक्ट है दैट इज क्लियरली विजिबल इन सेमीकंडक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if metal or semiconductor carrying current is placed in a magnetic field perpendicular to current, an electric field is induced in a direction perpendicular to both current and magnetic field, this phenomena is known as. ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट स्टेटमेंट दी गई है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई ये स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शंस में से किससे रिलेट कर रही है. ठीक है, कौन से टर्म है जिससे ये रिलेटेड है. सो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन इज हॉल इफेक्ट, बिकॉज हॉल इफेक्ट में ये चीज़ होती है दैट व्हेन अ मेटल और सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हॉल्स इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हॉल इफेक्ट द आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द क्रिस्टल इज ड्यू टू. तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है इन हॉल इफेक्ट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज सी, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स टुवर्ड वन एंड. बिकॉज वी हैव सेड दैट हॉल इफेक्ट क्यों होता है व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. ठीक है, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें इसीलिए मिलती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स वन एंड. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू मेजर. तो हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम कौन सी क्वांटिटी को मेजर करते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन सी, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो आपको ये पता चल गया हॉल इफेक्ट हमें उन मटेरियल्स में मिलता है वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, और जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलती है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स. और जो हॉल इफेक्ट है इसमें हम क्या मेजर करते हैं? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो जब भी हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन आए, चार्ज कैरियर्स वाली ऑप्शन आए, आपको वही ऑप्शन पिक करनी है. ठीक है, तो थर्ड इस क्वेश्चन का 38 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज सी, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हॉल इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, तो हमने जब स्टेटमेंट अभी डिस्कस किए क्वेश्चन में तो हमने देखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर, इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वाई डायरेक्शन में. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर इन हॉल इफेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन बी, वाई जो है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following parameters can't be found with हॉल इफेक्ट. तो इनमें से कौन सा जो पैरामीटर है जिसको हम हॉल इफेक्ट की हेल्प से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं?
फर्स्ट है यहाँ पर पोलैरिटी, सेकंड है कंडक्टिविटी, थर्ड है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ है एरिया ऑफ द डिवाइस। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एरिया ऑफ द डिवाइस। वी कैनॉट फाइंड एरिया ऑफ द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट, बिकॉज हॉल इफेक्ट इज ऑल अबाउट कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हैं जैसे चार्ज कैरियर्स हैं, हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम उनकी पोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका साइन क्या है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो पोलैरिटी जो है दैट कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट। उसके बाद है यहाँ पर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनकी जो नंबर कितना है, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द पोलैरिटी, कंडक्टिविटी एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट एरिया ऑफ द डिवाइस। सो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर एरिया ऑफ द डिवाइस है। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पर पूछा गया हुआ है कि जो हॉल इफेक्ट है उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन है साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स और पोलैरिटी एक ही बात है, पोलैरिटी का मतलब ही यही है, साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हॉल इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। सो हॉल इफेक्ट में हमें पता है जो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। वो पैरेलल नहीं होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये फॉल्स है। सो आफ्टर हॉल्स इफेक्ट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग भी जितने पेपर्स हैं सब में क्वेश्चन आया हुआ है। सो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है आपको जस्ट जो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो पता होने चाहिए। एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी भी इसकी। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये टेबल आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इस टेबल के बेसिस पर ही मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म जो लिखा हुआ है। सो दीज आर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ये आपको इसी ऑर्डर में पता होनी चाहिए, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ऑर्डर नहीं है इसका, ब्रेक करना, आगे पीछे नहीं करना इनको। उसके बाद आता है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में सिर्फ जो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हैं देखो वो चेंज हो रही हैं, बिकॉज फ्री स्पेस में जो करंट डेंसिटी है, डेंसिटी जो है बेसिकली दैट इज चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जे एंड रो दोनों ज़ीरो हो रही हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो फ्री स्पेस है उनमें कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन मॉडिफाई हो रही हैं, किनकी जो है स्टेटमेंट चेंज हो रही है, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है इसमें से। सो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि फ्री स्पेस में जे एंड रो बिकम जीरो, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू कर्ल डी बाय कर्ल टी एंड डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट व्हेन करंट इज नॉट वेरिंग। जब करंट वेरी नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑप्शन है डेल क्रॉस ई विल बिकम इक्वल टू जीरो। उसके बाद डेल क्रॉस एच जो है दैट बिकम इक्वल टू जे, बिकॉज डी जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब करंट तो वेरी नहीं कर रहा है, स्टेडी, तो कर्ल डी बाय कर्ल टी टर्म भी जीरो हो जाएगी। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एंड डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, वो इक्वेशन सेम रहेंगी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टेडी करंट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड चेंजेस, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई जो है वो जीरो हो जाता है, डेल क्रॉस एच जो है दैट बिकम्स इक्वल टू जे। उसके बाद लास्ट है प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस मीन जो चार्जेस चेंज नहीं हो रहे हैं वो स्टैटिक हैं, एट रेस्ट हैं चार्जेस। अगर चार्जेस रेस्ट पर हैं तो करंट कैसे फॉर्म होगा, नॉट पॉसिबल, करंट नहीं फॉर्म हो सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। सो फर्स्ट इक्वेशन भी यहाँ पर हो गई ज़ीरो। सेकेंड इक्वेशन डेल क्रॉस एच दैट ऑल्सो बिकम इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर जो जे है वो भी ज़ीरो हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट करंट वाली टर्म वो भी ज़ीरो हो गई। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ओनली मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन रिमेन्स द सेम, बाकी तीनों इक्वेशन जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगी। तो ये टेबल आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, हर एक इक्वेशन जो है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट यू नीड टू नो।
बिकॉज जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों डिस्कस किए थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी। सो ये क्या रिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर टाइम है तो देन इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये जो मैंने यहाँ पर फोर्थ पॉइंट मार्क किया है ये आपको मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग नोट डाउन कर लेना है अच्छे से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लिखा है इट समराइज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंक्लूडिंग लेंज लॉ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि जो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है दैट इज रिलेटेड टू विच लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से यू नीड टू नो कि जो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज रिलेटेड टू Faraday's law of electromagnetism. So this point is very important regarding this. Similarly regarding Maxwell's second equation, जो Maxwell's second equation है it summarizes Ampere's law. तो इस तरीके से आ जाता है कि कौन सी इक्वेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू एम्पियर्स लॉ, देन आपको पता होना चाहिए इट इज मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो थर्ड इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट है बिकॉज टाइम का तो यहाँ फंक्शन ही नहीं है। तो मेन फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दैट इज इट समराइजेस गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है दैट इज रिलेटेड टू, so next is Maxwell's fourth equation. Fourth equation is related to Gauss law of magnetism. सो बहुत ईजी है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फैराडे लॉ से है, सेकंड इक्वेशन एम्पियर लॉ से है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों गॉस लॉ से ही हैं, लेकिन जो थर्ड है वहाँ पर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फोर्थ लॉ में गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। जैसे आपका जो बुक है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पहले इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है फिर मैग्नेटिज्म आ रहा है, इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। जो थर्ड इक्वेशन है उसमें होगा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें होगा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, के मैग्नेटिज्म बाद में आया, ठीक है। जो फोर्थ इक्वेशन है उसका ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दैट इट समराइजेज डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल टू जीरो। सो ऐसे भी हो सकता है कि कौन सी इक्वेशन जो है सेज दैट डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल टू जीरो, तो वो कौन सी है, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना, डाइवर्जेंस वाली कौन सी है, फोर्थ इक्वेशन। देन जो थर्ड पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, that this equation confirms that isolated magnetic poles do not exist. So question can be formed like this, that which Maxwell equation confirms that isolated magnetic poles cannot exist. तो आपको पता होना चाहिए that is Maxwell's fourth equation, because this thing we know कि north pole and south pole individually तो exist नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज कन्फर्म्ड बाय, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द मैक्सवेल इक्वेशन डेराइव्ड फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ से रिलेट करती हुई कौन सी इक्वेशन थी मैक्सवेल की, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। तो यहाँ पर इन्होंने डेल क्रॉस ई को कर्ल ऑफ ई मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई को जो है हम कर्ल ऑफ ई भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सवेल्स इक्वेशन डेराइव्ड फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ से कौन सी इक्वेशन डेराइव हुई थी, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन थर्ड, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस, इन्होंने इसका सेकंड पार्ट नहीं यहाँ मेंशन किया, कर्ल डी बाय कर्ल टी। तो कंफ्यूज मत होना, बस जो मेन इक्वेशन देख लेना कौन सी है। सो इस केस में जो है करेक्ट ऑप्शन है सी, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे। Next question is, in which of the following forms can Maxwell's equation not be represented? तो Maxwell equation को इनमें से कौन सी फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। फर्स्ट है स्टैटिक। तो स्टैटिक तो हमने देखा था, स्टैटिक चार्जेस जब होते हैं तब भी मैक्सवेल इक्वेशन थी। डिफरेंशियल फॉर्म भी हमने देखी है, इसकी इंटीग्रल फॉर्म इज देयर, बट हार्मोनिक फॉर्म
साइन कॉज फंक्शंस, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है दैट इज़ इनकरेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारी करेक्ट है। मैक्सवेल कैन बी इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन स्टैटिक फॉर्म, डिफरेंशियल में भी है, इंटीग्रेशन में भी है, लेकिन हार्मोनिक में नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो होगा इसका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट एम्फेसिस विल बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल लॉज, ठीक है। जितने भी लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, आपको वो सारे लॉज कवर करने हैं, ठीक है। चाहे वो कूलम लॉ है, एम्पियर है, गॉस लॉ है, बॉयड सेवरेट्स लॉ है, फैराडेज लॉ है, ठीक है। तो ये सारे लॉज जो हैं आपको इनके रिगार्डिंग 3 फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट क्या है, सब लॉज की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। देन फार्मूला क्या है, जर्नली स्टेटमेंट में से ही फार्मूला निकल आता है, ठीक है। तो next thing which you need to know about these laws is the formula. Then is application, कि उसके बाद मल्टीपल इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं, ठीक है। जैसे सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सबके आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। ये 3 चीज़ें, ठीक है। सब लॉज, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके फार्मूलाज, एंड जो उनकी एप्लीकेशंस हैं उनके रिजल्ट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉयड सेवरेट्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉगस टू विच लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कूलम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंप्यूटेड यूजिंग द बॉयड्स लॉ। तो बॉयड सेवरेट लॉ की हेल्प से आप कौन सी इनमें से जो पैरामीटर है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज बॉयड सेवरेट लॉ इज अ लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक क्वांटिटीज ही आप फाइंड आउट कर सकोगे। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी फाइंड आउट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो, परमेबिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ इज गिवन बाय। तो पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ जो है दैट इज ऑप्शन डी। ये मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन भी है, और मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन में पता है दैट इज डिराइव फ्रॉम, दैट इज रिलेटेड टू एम्पियर्स लॉ। सो सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो डी जो ऑप्शन है, कर्ल ऑफ एच मीन्स डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्पियर्स लॉ इज बेस्ड ऑन विच थ्योरम। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम है जिससे एम्पियर लॉ डराइव हुआ है। ग्रीन्स थ्योरम नहीं है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्टोक्स थ्योरम, बिकॉज स्टोक्स थ्योरम में भी कर्ल क्रॉस एच है, ठीक है। एंड एम्पियर्स लॉ भी कर्ल क्रॉस एच है, उसमें भी कर्ल है। तो इसलिए जो है स्टोक्स थ्योरम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन। ठीक है, जब आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो देन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका दैट इज बी, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस लॉ ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट। जो गॉस लॉ है, जब हमने अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है, सरफेस चार्ज, जब हम सबकी बात की थी, तो गॉस लॉ की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया था उस केसेस में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो दिस इज समथिंग विच आई वाज सेइंग कि आपको जो है पता होना चाहिए वेरियस लॉज की एप्लीकेशंस भी, कि उससे क्या फाइंड आउट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गॉस लॉ पॉइंट चार्जेस इन क्लोज सरफेस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम गॉस लॉ जो है उसमें पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी क्लोज सरफेस के ऊपर, हम क्लोज सरफेस बनाते हैं, उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने पूछा कैसे होती है। आर्बिट्रली मतलब कहीं भी चार्ज प्लेस कर सकते हैं, सीक्वेंशली मतलब किसी सीक्वेंस में चार्ज प्लेस करना होगा, रैशनल इज ऑल्सो सेम थिंग, किसी ऑर्डर में चार्ज प्लेस करने होंगे, या फिर इन लाइन कि हम जब क्लोज सरफेस होता है तो एक लाइन में हम चार्ज प्लेस करते हैं। तो हम चार्ज कैसे प्लेस करते हैं, हम कहीं भी चार्ज प्लेस कर सकते हैं, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, ठीक है। तो क्लोज सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज आर्बिट्रली, कहीं भी चार्ज हम प्लेस कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट आर
फर्स्ट है उसमें फॉर्मूला बेस्ड, कि जिन क्वेश्चन में आपने फार्मूला अप्लाई किया एंड आंसर जो है वहाँ पर आपने फाइंड आउट किया। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट है ये कौन सी थ्योरम्स में यूज़ हुए हैं या फिर कौन से लॉज हैं वहाँ पर जो है ये अप्लाई किए गए हैं। उसके अलावा जो थर्ड टाइप आ जाती है उसमें ये है कि हमें कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट के बेसिस पर ये बताना होगा कि जो गिवन वेक्टर फील्ड है वो क्या है, वेदर इट इज़ सोलेनॉइडल है, वो इरोटेशनल है या फिर लेमिलार है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम यूज द कर्ल ऑपरेशन। तो कर्ल ऑपरेशन जो है वो कौन सी थ्योरम में यूज़ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम जो है वो कर्ल बेस्ड थ्योरम है, डेल क्रॉस एच जो है वहाँ से बिगिन होती है। तो दैट दिस थ्योरम यूजेस कर्ल ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर्ल ऑपरेशन। तो अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है उसमें से कौन सी इक्वेशंस हैं जिनमें कर्ल ऑपरेटर यूज़ किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सवेल फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, उसके बाद है मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड है ऑल द 4 इक्वेशंस, फोर्थ है नन ऑफ द इक्वेशन। सो कौन सी इक्वेशन है जिसमें कर्ल ऑपरेशन हमने यूज़ किया है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में कर्ल ऑपरेशन है एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में डाइवर्जेंस है। तो क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन यूज डाइवर्जेंस ऑपरेशन, तो उसका आंसर आएगा मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ ऑपरेशन। और कर्ल कहाँ है, मैक्सवेल फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द वेक्टर इज इरोटेशनल। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो वेक्टर है ये इरोटेशनल है कि नहीं। सो इरोटेशनल वेक्टर की क्या कंडीशन होती है। अ वेक्टर इज इरोटेशनल अगर उसका कर्ल 0 हो। से ई एक वेक्टर है, तो हम अगर बोलेंगे कि जो ई वेक्टर है ये इरोटेशनल है कि नहीं, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस अगर उसका जो कर्ल है अगर 0 है, इट मीन्स इट इज़ इरोटेशनल। अब इस क्वेश्चन में जो है हमने कर्ल फाइंड आउट करना है। गिवन वेक्टर इज आई ई वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। और कर्ल फाइंड आउट करने के लिए आप इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। तो अगर हम फर्स्ट देखें कर्ल अपॉन कर्ल वाई वाई एक्स वाई माइनस कर्ल अपॉन कर्ल जेड एक्स जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है एक्स माइनस एक्स जो कि है 0। सिमिलरली आप बाकी कंपोनेंट्स देखोगे वो भी आ जाएंगे 0 के इक्वल। सो यहाँ पर कर्ल जो है वो आ गया है 0 के इक्वल। इट मीन्स दिस वेक्टर इज इरोटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्ल ऑफ अ वेक्टर गिव्स। कर्ल ऑफ अ वेक्टर गिव्स विच क्वांटिटी अमंग ऑल दीज। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है डेल क्रॉस ई का आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसको देखें दिस इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। डेल क्रॉस ई का जो रिजल्ट होगा एक वेक्टर होगा, उसके बाद हम जब डेल क्रॉस फिर से उस रिजल्ट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तब भी जो आंसर आएगा दैट विल बी अ प्रोडक्ट बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व एंड द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका होगा बी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ फील्ड इफ द डाइवर्जेंस इज 0 एंड द कर्ल इज 0। तो अगर कोई वेक्टर है आपके पास, अगर उसका डाइवर्जेंस भी 0 है एंड उसका कर्ल भी 0 है, तो आपको ये रिकोगनाइज करना है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फील्ड। डाइवर्जेंस 0 का मतलब क्या होता है कि वो वेक्टर फील्ड क्या है, सोलेनॉइडल। ठीक है, एंड कर्ल इज 0 इट मीन्स द वेक्टर इज इरोटेशनल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, सोलेनॉइडल इरोटेशनल, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेदर द वेक्टर इज सोलेनॉइडल। तो यहाँ पर फिर जो है आपको एक वेक्टर फील्ड दे दिया गया है, वेक्टर इज प्रोवाइडेड टू यू एंड आपको ये फाइंड आउट करना है दैट वेदर इट इज़ अ सोलेनॉइडल और नॉट। यहाँ पर उसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज येस सोलेनॉइडल, सेकंड सेज नो नॉन सोलेनॉइडल, थर्ड इज सोलेनॉइडल विद नेगेटिव डाइवर्जेंस, फोर्थ इज वेरिएबल डाइवर्जेंस। सोलेनॉइडल कंफर्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, we need to find out the divergence of a vector means del dot e means first term क्या होगी कर्ल अपॉन कर्ल x into yz।
तो जब कर्ल अपॉन कर्ल एक्स है और टर्म है वाई जेड, तो डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी? 0। सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या होगी? कर्ल अपॉन कर्ल वाई, और यहाँ पर टर्म क्या है? वाई जेड, सेकेंड टर्म भी 0 हो गई। थर्ड क्या है? कर्ल अपॉन कर्ल जेड, और टर्म्स क्या है? एक्स वाई, दिस इज ऑल्सो 0। इट मीन्स ई जो है, जो डाइवर्जेंस है यहाँ पर, वो 0 के इक्वल आ गई। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट, येस, सोलेनोइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेडियंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रेडियंट को हम जो है कौन सी यहाँ पर इंटीग्रल एंड इक्वेशन उससे रिप्लेस कर सकते हैं? जो ग्रेडियंट है दैट इज व्हाट? सिंपल डिफ्रेंसिएशन होता है, माइनस कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू आई कैप, कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू जे कैप, एंड कर्ल अपॉन कर्ल जेड इंटू के कैप। ठीक है, दिस इज जस्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ग्रेडियंट को जो है वी कैन रिप्लेस विद डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर इज। सो कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट जो है दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर, बिकॉज कर्ल का जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी नल वेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज इक्वलेंट टू। जो ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ वी, डेल वी जिसको हम कह सकते हैं, उसकी डाइवर्जेंस क्या होगी? सो डेल डॉट डेल वी मीन्स divergence of a gradient. So del dot del v is equal to del square v, and del square v is a Laplacian operation. So correct option जो है इसका that is A. That's all for today. I hope आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, एंड इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जो भी MCQs डिस्कस किए गए हुए हैं सो फार ऑन द चैनल, उनको भी जो है आई विल लिंक दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। आप उनसे भी जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन।